नौटियाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उत्तराखंड एकता मंच के संस्थापक सदस्य हैं अल्मोड़ा से। हर्षित नौटियाल जी, आप अपने विचार दीजिए कि आप पहाड़ को लेके आपका क्या मानना है, किस तरीके की आपकी सोच है कि पहाड़ कैसा होना चाहिए था उत्तराखंड और कैसा बन चुका है इन 22 सालों में। जहां तक मेरा, क्योंकि आप शुरुआत में नहीं जुड़े थे, बट जहां तक मेरा मानना है कि मैं अपने पर्सनल उस पर बोल रहा हूं, जब हमने 95 के आसपास में जो देखा था अपने पहाड़ों को, अपने खेतों को, खेत खलिहानों को हरे भरे थे, और जैसे ही वो उत्तराखंड राज्य बना, राज्य बनने के बाद वहां से पलायन पे पलायन होता गया और खेत हमारे बंजर होते गए। तो आपका अपना क्या विचार है? सबसे पहले कोहली जी, आपको नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं आज और आजकल बारिश का दौर है, बाढ़ का दौर है, तो सारे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में, उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ से ग्रसित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ से विनती करता हूँ कि जो लोग भी जहाँ भी हैं वो सब सुख से रहें और इसमें निजात मिले। वापस आता हूँ आपके पॉइंट पे कि जो आप आज लगातार मुहिम चला रहे हैं परिवर्तन के लिए, कोहली जी, मैं फर्स्ट तौर पर कहना चाहूँ तो मैं इस परिवर्तन को अलग अलग श्रेणियों में देखता हूँ। ये श्रेणी क्या है? मैं देखता हूँ उत्तराखंड की जो परिवर्तन की क्या आवश्यकता है या क्या जरूरत है, वो जो श्रेणियाँ हैं वो एक आर्थिक परिवर्तन की श्रेणी में देखता हूँ, एक देखता हूँ सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी, और एक देखता हूँ राजनीतिक परिवर्तन की श्रेणी। तो इन 3 श्रेणियों में जब हम पूरे उत्तराखंड को देखते हैं तो हमें समझ में आती है आर्थिक के तौर पर अगर आज भी देखें तो सबसे बड़ा दोहन आज के उत्तराखंड के समाज के, उत्तराखंड के लोगों का जो आर्थिक तौर पे हुआ है, चाहे उनके किसानी खत्म करने से लेके हो गई, आज जमीन जो है वो खत्म है, गांव-गांव पहाड़ी क्षेत्रों में सुअरों का राज है, मतलब जो जंगली पशु कभी इस पहाड़ी क्षेत्र में दिखते नहीं थे, वो दिखना शुरू हुए। तो अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है वो हम बात करते हैं, इसके लिए क्या है। पर मेरे को लगता है कि वो एक आर्थिक कमजोरी की जो बिसात है वो वहीं से शुरू हुई थी, और आज पहाड़ में जो किसानी का खत्म होना है वो है। पहले हमारे घरों में हमारे अगर कुछ भी होता था तो कम से कम हम 5, 7, 10 बोरे अनाज हमेशा भरे होते थे, और आज हमारी डिपेंडेंसी हो गई है तो बाजार में आएगा, बाजार से खरीदेंगे और तब हम खाएंगे, और वो स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं। तो आर्थिक तौर पे हम बहुत कमजोर हुए इन 20 सालों में। जो ये सन 2000 से लेके ये 23 आ गया, ये 23 साल का नौजवान जो उत्तराखंड है, जिसने आर्थिकता की बहुत मार झेली है, और मुझे लगता है कि इसको हमें समझने की जरूरत है। मैं दूसरे पॉइंट पे जाना चाहूंगा, तो जो हम सामाजिकता की बात कर रहे हैं, जैसे मेरी एक बहन बोल रही थी कि वो जब अच्छे काम करते हैं तो उन्हें वो कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आपको क्या पड़ी है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों मतलब नेतागिरी कर रहे हैं। इस तरीके की मैं वास्तव में ये बात कि सामाजिक तौर पे जो लोग उत्तराखंड में परिवर्तन की बात करते हैं उन्हें सुनने को मिलता है। और ये जो कमेंट है ये भी मतलब उन लोगों से मतलब मिलता है जिनका कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं होती, या सामाजिक पृष्ठभूमि होती है तो वो अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में बहुत लिप्त हो चुके हैं, और वो मैं कहूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ डूब चुके हैं, और जिसकी वजह से मतलब कहते हैं ना वो एक वो कि आपसे मतलब परिवर्तन के आपके इन शब्दों से वही झिलमिलाएगा जिस जो जिसकी रोजगार उस अपरिवर्तन में सीमित है। तो उनको लगता है कि उनका व्यक्तिगत हित पे कुठाराघात हो रहा है जब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसे कमेंट करते हैं। अब मैं एज ए सामाजिक तौर पे जब इस ऐसे बिंदुओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है, और आप भी इससे सहमत होंगे, कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए, और हमें अपना मोरल गिराना नहीं चाहिए। हमें और ताकत और सुदृढ़ता से जब तक हम नहीं खड़े होंगे तब तक हमारा वो जो परिवर्तन वाला जो लक्ष्य है वो बहुत आसानी से पूरा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। तीसरा गोली बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा जो राजनीतिक तौर पे आपके अदर पैनलिस्ट ने भी कहा कि राजनीतिक एक दोहन हुआ, और ये जो दोहन शुरू हुआ इसके लिए मतलब आज के जो हम लोग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है,
ऑब्वियसली हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पर मैं ये बोलूँगा कि व्यक्तिगत तौर पे नौजवान पीढ़ी को दोष दे देना वो बहुत मतलब न्याय संगत नहीं होगा। तो इसमें जो रहा ये जो राजनीतिक दोहन हुआ ये उसी दिन से शुरू हो गया था जब उत्तराखंड अलग हुआ सन 2000। हमारे बाप दादाओं परदादाओं ने उत्तराखंड अलग के लिए अपनी जान तक देने के लिए वो तैयार थे और जान तक देने के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी प्रदेश के लिए, इस क्षेत्र की मिट्टी के लिए। आज हमने मतलब उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा कि अब शायद उत्तराखंड बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में चलना शुरू हो जाएगा और हम बहुत लापरवाह हो गए। पर हमको मतलब वही वाली सिचुएशन है ना, मैं उसमें हार्ड वर्ड शब्दों का अगर इस्तेमाल करूं तो मतलब वही सिचुएशन हुई कि जो हम खेती की बात कर रहे हैं कि खेती को हमने बनाई पूरा, गुड़ाई निराई सब कुछ की, उसमें हल जोता, उसमें बीज बोया, उसकी तराई की, उसकी सब चीजें की हमने, इवन उसकी हल्का फुल्का मेड़बंदी भी की। फिर हम उसके बाद निश्चिंत हो गए, हम चले गए अपने और हमने ये सोचा कि शायद अब तो फसल लहलहाती फसल मिलेगी और हम उसे काटेंगे और वो हमारे घर में क्या नाम है, हमारे घर में बोरे के बोरे 10-20 बोरे अनाज आराम से हो जाएगा और अब हमको इससे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने वहां चूक की। मुझे लगता है कि वहां पे जो सुरक्षा करनी चाहिए थी, जो रक्षा करनी चाहिए थी, वो सन 2000 से उसमें ठीक थी और उसमें वो मतलब वहां से जो चूक है वो राजनीतिक सत्ताओं ने अपने हाथ में लिया और इस प्रदेश को मतलब जो स्थिति में आज है उस स्थिति में तक पहुंच गया। मूलतः वही वाली बात है कि जब हमने उस स्थिति में प्रदेश को छोड़ा तो हमारे खेतों में जैसे आज की डेट में जो सुअर बंदर इस तरीके के जानवर जो घुस रहे हैं तो उसी तरीके को वो भी घुसे और उन्होंने हमारे खेत खलिहानों का तहस नहस करके रख दिया। जिस स्थिति में आज हम बैठे हैं ये स्थिति तो उन्होंने पहुंचा दी। तो मुझे लगता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण तौर पर हमको इसको कैटेगराइज करने की जरूरत है और इसमें समाधान की जरूरत है। मैं आपको समाधान की इसमें चीजें कहूंगा। मुझे क्या लगता है इसका उपाय यह है, जैसे उत्तराखंड परिवर्तन नाम से मुहिम चल रही है, उत्तराखंड एकता मंच के नाम से मुहिम चल रही है, हम एक दबाव समूह, हम इन दबाव समूहों को हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमें इन दबाव समूहों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि मतलब ये दबाव समूहों का जो पुराना जो रिश्ता है जो इसीलिए बनाए गए थे, ये समूह ये संस्थाएं इसीलिए बनाई गई थी कि अगर हमारे जो नागरिकता हैं अगर वो इस तरह से हरकतें करने लगे तो हित के बजाय अहित वाले में जाने लगे तो कम से कम हम उन पर दबाव डाल सकें। आज जो दबाव आज सामाजिक तौर पे अंकिता बहन का क्या मतलब है, आज उनके माँ बाप रो रहे हैं बेचारे। मतलब हम अपने प्रदेश में एक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि कोई हमारी बहन के साथ कोई इस तरीके की हरकतें करता है और हम अपनी बहन को न्याय के लिए भी हमें जूझना पड़ रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है जो इस तरीके के दबाव समूह हैं उन दबाव समूहों को संगठित करना पड़ेगा और एक किसी सामंजस्य बनाना पड़ेगा और तभी प्रदेश का समाधान है। ये आंदोलन की भूमि है, इस आंदोलन की भूमि में से निकलते हुए हम भी उस आंदोलन की परिपाटी को हमको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपने अपने तौर पे कर भी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसे एकत्रित करना पड़ेगा और एक बड़ी शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा तो फिर उसका समाधान बहुत आसान और सरल और संभव मुझे। जी नौटियाल जी, लेकिन आपने बहुत सही बातें बोली, लेकिन एक चीज जो बीच में आई थी जानवरों को लेके, जानवर तब भी थे, जानवर आज भी हैं। कमी मेरा अपना मानना रहा है कि कमी हमारी खुद की रही है। हम लोग वहां से जो पलायन कर गए, जो पहले एक झुंड जिसे बोलते हैं ना कि एक जानवर, आज जो है जानवरों का झुंड हो गया है और पहले इंसानों का झुंड था। हमारे गांव में हमारे जो 4 मकान होते थे, 4 मकानों में पूरा मतलब आंगन भरा रहता था। उसमें क्या होता था कि कोई घर में रह रहा है, कोई घास के लिए गया, कोई कहीं गया, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां थी। कोई बच्चा है या कोई कैसा है तो एक बच्चे को भी देख रहा है, वो एक बांधा हुआ होता था कि कोई जानवर आ रहा है तो उधर से हिला दो उसको कंटर को और वो जानवर वहीं से भाग जाता। कमियां, अब लोग नहीं रहे हमारे पहाड़ में, लोग नहीं रहे तो जायज सी बात है, हमारे खेत बंजर हो गए हैं, हमारे मकान खंडर पड़ चुके हैं, तो जानवर अब उधर की तरफ ही आएंगे। पहले जो था हम लोग जंगलों में जाते थे, सामान लेके जाते थे खाने के लिए। मैं अपने बचपने का याद है मुझे, तो मेरे को याद है कि हम ककड़ी चोरी करके लेके जाते थे।
अपने जब गाय चराने जाते थे, ककड़ी चोरी करने जाते, और वो वहां उग जाती थी। जी, मैं इसमें एक बिंदु बड़े विनम्रता से आपको बोलूंगा कि देखिए हाँ, कोहली जी, हमको इसको समझने की जरूरत है कि जो बिल्कुल। आज हम एक तो पहला पॉइंट जो लगता है कि सामाजिक तौर पे जो कमियां हैं, देखिए उसको तो हर कोई उजागर करता है और उसके खिलाफ बोलना भी आसान होता है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि समाज एक झुंड है, समाज बहु लोगों का, तो उसको कोई ऐसा नहीं फील करता कि वो व्यक्तिगत मुझे बोला जा रहा है ना। तो नहीं, वो उसको एक उसको मैं कंप्लीट कर मैं आता हूँ आपके पास। तो उसको समझने की जरूरत है। तो सामाजिक ये स्थिति आज पहुंची क्यों? मतलब सन 2000 से लेके 2023 तक उत्तराखंड से लगभग 40 से 45 लाख लोग पलायन कर चुके। मैं ये पूछता हूं कि ये स्थिति हमारे आज पहुंची उत्तराखंड बिल्कुल। में पनपी में जरूरत क्यों पड़ी किसी दूसरे बाहरी क्षेत्र में जाने की, बाहरी प्रदेश में जाने की? और वो क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जी हमारे वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जी हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इन स्थितियों तक पहुंचाने वाले कौन है? हमें वो भी कैलकुलेट करना होगा और उसको भी समझना होगा। सामाजिक तौर पे देखिए, आज मैं आपके बॉल में डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आज भी उत्तराखंड अगर इतना टिका है, इतना सक्षम है, इतनी इतनी मतलब अनदेखी के कारण, इतने कुचक्रों के कारण भी आज उत्तराखंड टिका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वो समाज की वजह से ही टिका हुआ है। चाहे वो लोग इतना भी लड़ पा रहे हैं अपने समता अनुसार, उत्तराखंड के लोग जितने भी अपने हकों की बात कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कम से कम लड़ रहे हैं। तो जितना भी बचा हुआ है वो समाज की वजह से ही बचा हुआ है। मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि समाज की कोई कमी, समाज के अंदरूनी कमियां हो सकती हैं, पर वो इतनी बड़ी कमी नहीं है कि जो उसको प्रदेश लेवल तक हम उसके ठीकरा समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए और नहीं लोगों नहीं के ऊपर। ऐसे। मुझे बिल्कुल, लोग बेचारे क्या, आज की डेट में डिपेंडेंसी होती है सर, सरकार के ऊपर हर चीज की डिपेंडेंसी होती है, चीजें होती है, हर कुछ निर्भर है। आज अगर मैं कह दूं कि मैं अपने गांव को सक्षम बना दूंगा, मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे कि मैं अपने गांव को सक्षम बना दूंगा, मेरे को मेरे गांव में सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन तो दे नहीं रही है, तो वो मुझे तो देशद्रोही साबित कर देंगे। वो तो मुझे बोल देंगे कि आप तो बिल्कुल अलग अलग तरीके के लोग हैं, क्योंकि आप सरकार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सरकार तो हमारी लाइफ में इंटर की है ना, तो हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ेगा, और संवैधानिक प्रक्रिया में सरकारों के पास सब कुछ है चीजों को लेके। हमको जी। उस पद्धति को समझने की जरूरत है। अगर हम इंडिपेंडेंट, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पूरा पहाड़ का पहाड़ पूरा, चाहे गढ़वाल के हो या कुमाऊं के क्षेत्र हो, उनकी पूरी परिपाटी को ले लीजिए, उनके पूरे संस्कृति को ले लीजिए, उनके पूरे कल्चर को ले लीजिए, वो एक ट्राइबल की तरह है। हमारा पूरा जीवन ही जंगलों पर निर्भर था। आज हमें क्यों बाजारों पर निर्भर होना पड़ रहा है? हम तो जंगलों बिल्कुल। से ही खाना उगाते थे, फल फ्रूट खाते थे, अपनी अपनी सीमित जीवन था हमारा। पर आज हमें बाजारों पर निर्भर करने पर मजबूर होना पड़ा। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों को ट्राइबल घोषित कर दो, हमको एक स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी में रख दो। वैसे भी पहाड़ के लोग तो लूट भी रहे हैं, तो बेचारों को उस कैटेगरी में रख दो, उस ट्राइबल कैटेगरी में रख दो, हम अपना जीवन जी लेंगे भाई हमारे। और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि ट्राइबल को लेके एक लुगुर कमेटी बनी थी। आपने, अगर आपके या आपके पैनलिस्ट को अगर ज्ञात होगा, मैं आपके साथ दावा करता हूं कि उन्होंने चार बिंदु बोले थे कि ट्राइबल कौन है, और वो चारों के चारों, उसमें पहला बिंदु क्या था कि उसके एक आम मतलब एक अलग से जो पुरानी परिपाटी है उसके लक्षण होने चाहिए। मैं बोलता हूं कि उत्तराखंड के व्यवहार में वो लक्षण है, अपने अलग कायदे हैं, अपने कानून हैं आज की डेट में, और पहले भी थे। आज हम उस संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए प्रदेश में जाके उसे नहीं भूल पा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, कलकत्ता, देश विदेश, यूएस, कनाडा, लंदन में तक हमारे लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को छोड़ पाते हैं क्या? वो अपने प्रदेश के लिए आज भी उसके लिए बड़ा एक मोरल स्टैंड रखते हैं। तो उस तरीके से विशिष्ट संस्कृति की बात उस लुकुर कमेटी में हुई थी। हमारी विशिष्ट संस्कृति है, जागर है, मन्नाड़ है, ये विशिष्ट संस्कृति है। आज मुझे बता दीजिए कि कहाँ जागर और मन्नाड़ की बात होती है उत्तराखंड के अलावा? ये विशिष्ट संस्कृति है हमारी। तीसरा पॉइंट उसमें बोला गया था कि भौगोलिक एकांत होना चाहिए। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से पहाड़ के अलावा कौन एकांत क्षेत्र हो सकता है? तो और उसमें चौथा जो उसमें ये था जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे हमारे स्वभाव में है, वो क्या कि क्या, ताकि हम उसमें क्या था कि वो लोग जो अदर समुदायों से संबंध या रिलेशन बनाने में बड़ा हेजिटेशन करते हैं,
मैं आप समझते हैं, आप प्रदेश में गए होंगे या मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता बहे आप सर या मैं या आप हो, जो भी उत्तराखंडी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाता, उस आदमी को कम से कम 2 साल 3 साल लग जाते हैं वहां के मॉल में डलने में, चीजों को लेके। वो अपने आप को अलग कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करता है, तो उसको जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बर्बाद हुए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? तो हम तो बोल रहे हैं ना सर कि हमारी जिम्मेदारी है, हम कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। इसमें समाधान की तरफ जाना चाहिए। और मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि समाज के ऊपर टीका फोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि समाज की बदौलत ही अंकिता भंडारी को जितना भी जो न्याय की लड़ाई चल रही है, समाज की बदौलत ही, अदरवाइज इस केस को तो उसी दिन रफा दफा कर दिया जाता। जो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से स्थितियां, परिस्थिति उस टाइम में थी। ये तो सामने का है, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा, और उससे पहले वाली तो भूल जी जाइए। नौटियाल जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि वैसे आप लोग यहाँ जो जुड़े हुए हैं, आज जो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, आप हैं, सभी लोग अपने अपने जो विचार दे रहे हैं, बहुत अच्छे विचार दे रहे हैं और सही बात लोगों तक पहुंच रही है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि और भी बैठे हुए साथ, वो जानवर उस बात को वहां पता लग गया कि ये जो आदमी आ रहे हैं ये हमला तो करते नहीं, ये तो निष्क्रिय हैं, ये कुछ नहीं है, ये डरपोक हैं ये। अब वो जब वहां से छूट करके हमारी इधर आता है तो उसकी मानसिकता यही होती है कि ये लोग जो है, इंसान जो है बिल्कुल डरपोक हो चुका है, इसका